सच्चा निडर बहादुर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब तवील अलालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए। सबसे पहले तो जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो एक बड़े मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी थे और माशाल्लाह वो बड़े प्रोफेशनल जनरल थे। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है ये। तुर्की की तारीख में 100 साल बाद इस मैग्नीट्यूड का जल्जला देखा गया है। 100 साल के बाद ये इस तरह का अंदोनाक वाकया हुआ है। इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रिस्की फैसला था, मुश्किल फैसला था इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया। अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए जल्दी इलेक्शन। दूसरी तरफ एग्जैक्टली इसके अपोजिट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम खातून को वो इलेक्शन नहीं चाहिए, उनको इलेक्शन में थोड़ी देर चाहिए। राना सनाउल्लाह के जो बड़के हैं वो तो हम देखते आ रहे हैं, उनके हाथ में तो कुछ है भी नहीं सच पूछें तो। जो ही ये तहरीक शुरू हो जाएगी फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि इनमें कितना दम है, कितनी ताकत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। आज पाकिस्तान के बरादर मुल्क तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले तबाही मचा दी है और जिसके नतीजे में अब तक 1600 से ज़ायद अफराद जो हैं जाँ बहक हुए हैं और हज़ारों ज़ख्मी हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.9 बताई जाती है और मुतासिर इलाकों में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। जाँ बहक होने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा भी हो रहा है और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक शाम में 535 और तुर्किया में 1100 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हुकाम ने ज़लज़ले से हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.9 और गहराई 17.9 थी, जबकि ज़लज़ले का जो मरकज़ है वो तुर्किया के जुनूब मशरकी सूबे गाज़ियान के करीब था। अच्छा, ज़लज़ले के शदीद झटके उर्दन, शाम और यूनान में भी महसूस किए गए और ज़लज़ले से तुर्की और शाम समेत दीगर जो ममालिक हैं उनमें मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने की इतलात भी हैं और ज़लज़ले से मुतासिर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मलबे तले दबे अफराद को निकालने का काम भी अभी जारी है। ज़लज़ले से सड़कें भी तबाह और बारिश के बाइस इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तुर्किया में ज़लज़ले से होने वाले जानी नुकसान पर वहाँ की हुकूमत और अवाम से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा है कि मुश्किल की घड़ी में हम अपने बरादर मुल्क के और उसके अवाम के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान हर तरह की मुमकिन मदद भी करेगा। पाकिस्तान और तुर्किया की जो सरहदें हैं वो तो नहीं मिलती, मगर हकीकत ये कि दोनों मुल्कों के दिल आपस में ज़रूर मिलते हैं और बरादर इस्लामी मुल्क से इस रिश्ते की जो तारीख है क्या में पाकिस्तान से भी पहले मिलती है। आज आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले पर वहाँ के हालात जानते हैं। वहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं बोल न्यूज़ के। सगीर में बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सगीर, इस वक्त वहाँ पे आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? हलाकतों और ज़ख्मियों की क्या तादाद रिपोर्ट की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है ये। तुर्की की तारीख में 100 साल बाद इस मैग्नीट्यूड का जल्जला देखा गया है। इससे पहले 1939 में 7.8 मैग्नीट्यूड का जल्जला यहाँ पर था जिसने बड़ी तबाही मचाई थी। 10,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। तो अब 100 साल के बाद ये इस तरह का अंदोनाक वाकया हुआ है और इसका मरकज़ जो था वो गाज़ियानतेप जो प्रोविंस है वो इसका मरकज़ है और उसका कारामान मारिश इसका जो बुनियादी तौर पर एग्जैक्टली पॉइंट था, जिस पॉइंट पर जो है वो पहले सुबह अलग सुबह 7.9 शिद्दत का जल्जला आया और उससे 4 सूबे मुतासिर हुए जिसमें दियारे बाकर और मालातिये, उसके बाद अदना के बाद गाज़ियानतेप, ये 4 सूबे जो है मुतासर हुए थे। उसके बाद 9 घंटे बाद आज दोपहर 1 बजे 7.6 शिद्दत का एक आफ्टर शॉक जो है, वैसे तो आफ्टर शॉक 3-4 रिकॉर्ड किए गए 6 से ज़्यादा शिद्दत के, लेकिन जो 1 बजे के करीब 7.6 शिद्दत का आफ्टर शॉक था उसने मजीद 6 सूबे मुतासर किए हैं और 1000 से ज़ायद इमारतें जो वो ज़मीन बोस हुई हैं, जिसकी वजह से अब लेटेस्ट जो इस वक्त जो फवाद उक्ताई जो नायब सदर हैं तुर्की के, उनकी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 1565 तुर्की में हलाकतें हैं सो फार जो रिपोर्टेड हुई हैं, जिनको तस्दीक किया गया और 810 हलाकतें शाम में हुई हैं।
और ये कुल मिला के तकरीबन 2400 के करीब हलाकतें बनती हैं। और सबसे बड़ी अंदोनाक बात ये है कि कुछ इलाकों में जैसे कि मलातिये में शदीद स्नोफॉल है इस वक्त, और कुछ इलाकों में बारिश है और स्नोफॉल के साथ मिक्स है, जिसकी वजह से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनमें शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसके बावजूद जो रेस्क्यू टीमें जो हैं मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, अजरबैजान की तरफ से भी पहुंच चुकी है, इटली की तरफ से भी पहुंच चुकी है, मुख्तलिफ ममालिक से पहुंच रही है। और रेस्क्यू टीमों के साथ साथ और अस्पतालों में जो सूरत हाल है जरा उससे भी आगाह कर दीजिएगा सगीर। जी जी जी, सॉरी दोबारा पूछिए। जी सगीर, अस्पतालों में जो सूरत हाल है उससे भी आगाह कर दीजिएगा, हॉस्पिटल्स की सूरत। जी बिल्कुल, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और लोकल सूबों के अलावा बजरिया हेलीकॉप्टर्स जो जख्मी हैं उनको बाकी सूबों में भी पहुंचाया जा रहा है। और डॉक्टरों की टीमें भी रवाना कर दी गई हैं, जो मोबाइल हॉस्पिटल हैं उनको भी मोबिलाइज किया गया है। और कुछ रुकावटें, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने की वजह से बहुत सारी मेन हाईवेज जो हैं उनमें बड़े शगाफ पड़े हैं ज़ल्ज़ले की वजह से, जिसकी वजह से रसाई मुमकिन है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी टीमें रवाना की गई हैं और मोबाइल जो हॉस्पिटल हैं उनको भी मोबिलाइज किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त काम कर रहा है। लोकल आबादी है। मैं आपको डॉक्टर फीसा ये भी बताता चलूं कि रेस्क्यू टीमों के साथ साथ जो लोकल अफराद हैं, यंग और खवातीन और मर्दों हजरात हैं, वो बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में रेस्क्यू ऑपरेशन में वॉलंटरीली हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौसम को नहीं देखा जा रहा बल्कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सगीर, हमें बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप वहाँ से अपडेट कर रहे थे। और बढ़ते हैं एक और अफसोसनाक खबर की जानिब जो हमें कल मौसूल हुई। साबिक सदर, आर्मी चीफ और एक सच्चा निडर, बहादुर और मुहिब वतन पाकिस्तानी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब तवील अदालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि उनका जो दौर है वो नाम नेहाद जमहूरी हुक्मरानों के अदवार से कहीं बेहतर रहा। उनके दौर में जो डॉलर है 60 रुपए पर था, चीनी 27 रुपए फी किलो थी, मुल्की कर्जे जो आज कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 33 बिलियन डॉलर्स थे। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से निकल चुका था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। सरमायाकारी जो इदारे उन्होंने मुशर्रफ दौर में ये पेशगोई की थी कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले 5-6 बेहतरीन मईशतों में से एक होगा। और परवेज मुशर्रफ साहब कहने को तो आमिर कहलाते हैं, मगर उन्हीं के दौर में मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुआ था। आज का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, उसको पाकिस्तान में हकीकी मायनों में मुतारिफी परवेज मुशर्रफ साहब ने करवाया था। और मुशर्रफ साहब के दौर से पहले पाकिस्तान में किसी को प्राइवेट टीवी चैनल खोलने की इजाज़त तक नहीं थी। वो पहले पाकिस्तानी हुक्मरान थे जनरल मुशर्रफ साहब जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। और उनके दौर में आखिरी मरतबा स्टील मिल्स मुनाफे में थी और उसके बाद से आज तक वो स्टील मिल्स एक सफ़ेद हाथी की तरह हैं। मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत थी। इराक पर अमरीकी हमले से पहले अमरीका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि पाकिस्तान अमरीका को सपोर्ट करे, लेकिन पाकिस्तान ने इत्तेहादी होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर मुखालिफत की। और उसके बाद अमरीका ने ईरान पर हमले का मंसूबा बनाया तो तब भी पाकिस्तान ने उसकी मुखालिफत की। मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी देने से इनकार कर दिया था, चीन ने पाकिस्तान की मदद की और सिविल न्यूक्लियर मुआहदा किया। और उस परवेज मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से बहुत मजबूत किया। JF-17 उन्हीं के दौरे हुकूमत का तोहफा है। परवेज मुशर्रफ साहब का जो दौर है वो आवाम के लिए यकीनन एक सुनहरी दौर साबित हुआ था, मगर उनका जो सुनहरी दौर है वो ख़त्म भी नहीं हुआ था कि नाम नेहाद जमहूरियत के दावेदारों ने उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया। और 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में उन्हें मुतादिद मुकदमात का सामना करना पड़ा, मगर उस दौर में भी हमने हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया और कौम के उस निडर, बहादुर, बाहिम्मत, मुहिब्बे वतन जर्नैल का दिफा किया। क्या लफ्ज़ थे मेरे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के लिए, उनकी रहलत के वक्त बतौर खिराजिश करती हूँ। साबिक सदर, आर्मी चीफ, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब हमेशा इस कौम के दिलों में ज़िंदा रहेंगे और उनके दौर को मुल्क की तारीख में हमेशा यकीनन सुनहरे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। सुनहरा दौर था और हमेशा इसी तरह याद रखा जाएगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी के हवाले से बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी ब्रिगेडियर राज शाह साहब को, जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनके साथ ही रहे, बहुत से करीब से देखा उन्होंने मुशर्रफ साहब को। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब अब हम में नहीं रहे, जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। उनको आपने बतौर आर्मी चीफ
सदर पाकिस्तान और बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी कैसा पाया, नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आपने बताया या फरमाया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब उनकी डेथ हो गई थी कल रात को, तो वो एक बड़े मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी थे और माशाल्लाह वो बड़े प्रोफेशनल जनरल थे। वो अपने ट्रूप्स को इंस्पायर करते थे, उनमें बहुत क्वालिटीज थी। वो फिजिकली मेंटली बड़े स्ट्रांग थे, बड़े दिलेर थे और बड़े अच्छे दोस्त थे। वो जिनको मिलते थे वो लोग उनके गर्विदा हो जाते थे, तो इसलिए माशाल्लाह ही रोज टू द रैंक ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये सारी उनके प्लसेस थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये रुतबा दिया। और वो हमारे सदर भी रहे, आर्मी चीफ भी रहे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे और उन्होंने बड़ी अपनी भरपूर जिंदगी गुजारी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बतौर आर्मी चीफ, बतौर सदर ममलिकत, बतौर सिपाही, बतौर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, आपको मुशर्रफ साहब के किरदार, उनकी शख्सियत में ऐसी क्या चीज़ सबसे अलग दिखाई दी जो उनको मुनफरिद बनाती थी? और वो लोग जो उनके दौर को आमिर का दौर कह के पुकारते रहे, कितना अच्छा था इस नाम नेहाद जमहूरी दौर से उस आमिर का दौर जिनको आमिर आमिर कह के पुकारते रहे ये लोग? देखें, लेटली तो अभी मेरे ख्याल में हर जमात जो है उनके दौर को, उन टेन्योर को याद कर रही है। आजकल जो आपका डॉलर है वो 270 का है, उनके ज़माने में 60 से ऊपर नहीं गया। और आपको याद होगा व्हेन ही टुक ओवर, उस वक़्त 99 में जो हमारे डिपॉजिट्स थे वो कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, इससे भी कम थे जितने आजकल हैं। तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक में, IMF में वो गए, लेकिन फिर उन्हीं के ज़माने में उन्होंने सिचुएशन स्टेबलाइज की और जो IMF था उस प्रोग्राम को उन्होंने खुदा हाफिज कहा और स्टेबिलिटी की। और एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला ज़मींदार को। और मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो आदमी मोटरसाइकिल पर था, जो साइकिल पर था वो मोटरसाइकिल पर आ गया और जो मोटरसाइकिल में था उसने कार ले ली। तो इट वाज ए इरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट है। काम जो थे पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल है ओवर 30,000 माइल्स जो थी उन्होंने रोड्स बनाई। और ये जो मोटरवेज थी, ऑफ कोर्स इट वाज इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 93 बाय मियां नवाज शरीफ, लेकिन उसके बाद ये जितनी भी मोटरवेज बनी हैं, इसमें M1 है आपकी फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, सिंध में काफ़ी डेवलपमेंट हुई सड़कों में। और जो सबसे ज़्यादा उनकी जो मेरे ख्याल में जिसके लिए वो याद रखे जाएंगे वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था जी, जो कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो दिया वो एक इतना मजबूत और इतना जो था वेल रिसीव था मासेज में कि बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने रादर देन गोइंग टू द असेंबली दे डिसाइडेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द नाज़म ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उनका बड़ा जो था वो बड़ा कामयाब रहा, जो कि 10 साल चलता रहा और उसमें जितनी डेवलपमेंट हुई है वो सारी आपके सामने है। तो उनके इस किस्म के हजारों चीजें हैं जो उन्होंने ठीक है। जो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और ये जो पाकिस्तान की जुग्राफियाई सूरत हाल है उसके हवाले से, खास करके जो 9/11 के बाद पाकिस्तान को बहुत से उस टाइम पे आपको याद होगा बैरूनी चैलेंजेस का सामना था, ये मुशर्रफ साहब ही थे जिन्होंने उस मुश्किल घड़ी से ना सिर्फ पाकिस्तान को निकाला बल्कि मुस्तहकम किया। कितना मुश्किल वक्त था वो? क्या अगर उस वक्त पाकिस्तान सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार होता तो पाकिस्तान में फिर आज क्या हालात होते? देखें, ये जो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, वो भी बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। 9/11 हो चुका था और इट वाज नॉट ओनली कि सिर्फ अमेरिकन आके अफगानिस्तान में आए थे, वो नेटो के ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 40 कंट्रीज
जिनकी कोलेशन जो थी और वो अफगानिस्तान में आ गए थे, और नेक्स्ट डोर हमारे जो थी वो बैटल हो रही थी। तो वो बड़ा मुश्किल टाइम था जन साहब के लिए, लेकिन ये क्रेडिट भी उनको जाता है कि उस जमाने में उन्होंने पाकिस्तान को बचाया, और पाकिस्तान के जो नेशनल एसेट्स थे उनकी उन्होंने हिफाजत की। तो वो जिस तरह आपने खुद ही कहा कि वो मुश्किल टाइम था, उसमें वो बड़ी दिलेरी और बहादुरी से वो आए। और जो सबसे प्लस पॉइंट ये था कि वो इन सिचुएशन से घबराया नहीं करते थे। ही वॉज ए मैन थे, तो वो यूनिफॉर्म वाले थे, लेकिन वो जो थे ना, he was a more political than the political people. He used to discuss things with the people, जो उनके पैरोकार थे या उनके कलीग थे, उनके साथ डिस्कस किया करते थे, और डिस्कस करने के बाद वो जो था वो कंसेंसस के साथ डिसीजन लेते थे। तो इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक उनका जो पीरियड था 9-10 साल का, वो आपके सामने ही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक अहम सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं पूछना चाहूँगी कि जनरल मुशर्रफ साहब ने बतौर सदर अपनी स्पीच के आखिर में कहा था, आपको याद होगा, कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान का खुदाई हाफिज़। तो क्या मकसद था इस जुमले का, मायनी क्या था? और दूसरी बात है, क्या हम कह सकते हैं कि वो प्रेडिक्ट कर चुके थे, उनकी दूरंदेशी को देख चुके थे कि उनके जाने के बाद हालात क्या होंगे, कहाँ पहुँच जाएगा मुल्क, अगर हम मईशत के हवाले से बात करें, जो भी वो पैगाम देना चाह रहे थे? देखें, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, खुदा ही हाफिज, तो वो तो जो उन्होंने कहना था उसमें उन्होंने कह दिया था। ही वॉज ए वेरी पैट्रियोटिक मैन। आप देखें आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, कल कर मैं देख रहा हूँ उनके जितने इंटरव्यूज हैं, इवन आफ्टर द रिटायरमेंट, एक तो थे जो वो इंटरव्यूज जो उन्होंने अपने 9 साल दौर में दिए हैं, उनके भी आप ग्लिम्पसेस देखें, दिखाएं लोगों को। फिर जब वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद भी जो हाउ ही टॉक टू द इंडियंस देन ही वेंट टू इंडिया, उन्होंने किस तरह के इंडिया के पास जाकर पाकिस्तान की जो की काज उसको, कश्मीरियों की काज उसको प्लीड किया, वो आप सारा कुछ आपके सामने है। जिस तरह उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट साहब के पास जब वो गए थे उधर, व्हेन वी जॉइंड द कोलिशन फोर्सेस, वो भी आप उनकी स्पीच सुने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो वो सारे हिस्टोरिक मोमेंट थे। ही वाज वेरी अपकमिंग स्टेट थे, बात कर सकते थे, दिलेरी से करते थे जी। अच्छा, जैसे ब्रिगेडियर साहब आपने अभी भारत के हवाले से बात की, पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत, जिसमें जाकर जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, आंखों में आंखें डालकर इंडियन मीडिया को जवाब देते थे, तो पूरी कौम इस पर रश्क करती है। क्या किसी दूसरे लीडर में ऐसी जुर्रत और बहादुरी आपको नजर आई? खैर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, मैं चाह रही हूँ कि मुशर्रफ साहब जिस तरह जवाब देते तो उस पर आप कॉमेंट कर दीजिए। मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर सकता। मैं तो मुशर्रफ साहब के बारे में कहता हूँ, when he went to the Agra, he was a president, and the press conference which he did in front of all journalists of India, you name a man, और वो उधर था, और वो आगरे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, and the way he talked, it was a historic moment। वो देखिए आप। तो वो ये उनका एक इंफरादी जो था ना, क्योंकि वो सच्चे बंदे थे और वो छुपाते नहीं थे, और वो आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, और ये उनकी फिजिकल और मॉरल जो थे ना, करेज, वो बहुत था। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे होगी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे जुल्फी बुखारी साहब और खावर घुमन साहब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं मुल्की सियासी दर्जा हरारत की, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की जानिब से जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद तो जैसे कह लें कि तबले जंग बजा दिया गया हो, मगर हुकूमत है कि मुफाहमत और मज़ामत दोनों को अपनाए हुए है, और हुक्मरान जमात के सदर और वज़ीर आज़म साहब एक तरफ मुफाहमत की बात करते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देते हैं, मगर दूसरी ही जानिब
सियासी बयानात और इकदामात कुछ और ही मंजरनामा पेश करते हैं। हुकूमत की जानिब से पंजाब में पीटीआई दौर में शुरू किए गए जो हेल्थ कार्ड है उसकी स्कीम को ख़त्म कर दिया गया है, और दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा और तर्जुमान मज़ामत में सबसे आगे नजर आते हैं। जेल भरो तहरीक पर रद्द-ए-अमल दिया जी चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जी इमरान खान खुद ज़मान पाक के बंकर में छुपकर बैठा हुआ है और जेल भरो तहरीक भी चला रहा है। क्या कहना था मरियम साहिबा ने? टीम ज़रा शॉर्ट चलाइएगा। सुना आपने मरियम नवाज साहिबा को। अच्छा, एक पॉलिटिकल डिबेट है जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। तो इसके लिए आपको बोल न्यूज़ के ट्विटर अकाउंट पर जाना होगा, जहां हमने एक पोल का आगाज़ किया है और इसमें पूछा ये है एक सवाल जो हमारे सियासी हलकों में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। सवाल मैं आपको बता देती हूँ, जेल भरो तहरीक किसकी गिरफ्तारी से शुरू होनी चाहिए? जेल भरो तहरीक किसकी गिरफ्तारी से शुरू होनी चाहिए? और ऑप्शंस हैं जी, इमरान खान साहब से, अहम सियासी रहनुमाओं से, या आम सियासी कारकुनान से। और अब मैं मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ। के साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार खावर घुमन साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी जुल्फी बुखारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। घुमन साहब, आपकी इजाज़त से मैं बुखारी साहब से शुरू करती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जुल्फी बुखारी साहब, इमरान खान साहब ने हुकूमत को एक बार फिर से परेशानी में मुब्तला कर दी है। ये जो जेल भरो तहरीक है इसके ऐलान से हुकूमत काफ़ी ज़्यादा बुखलाहट का शिकार दिखाई दे रही है। आपने मरियम साहिबा की बातें भी सुनी होंगी, राना सनाउल्लाह साहब की बात भी सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब तहरीक शुरू करें, मैं उनका इलाज करूंगा। क्या कहेंगे बुखारी साहब? देखें, राना सनाउल्लाह की जो बरक़ी हैं वो तो हम देखते आ रहे हैं, उनके हाथ में तो कुछ है भी नहीं सच पूछें। और जहाँ तक कि वो ख़ुद इलाज करेंगे, ठीक है, हम देख लेते हैं। मतलब कोई टाइम इतना दूर भी नहीं है, तो जो ही ये तहरीक शुरू हो जाएगी फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि इनमें कितना दम है, कितनी ताकत है। खावर घुमन साहब, ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जुल्फी साहब ने जो बात की आपने सुनी, उनका जवाब सुना। तो घुमन साहब, अक्सर कहा जाता है, जैसा कि जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि जी राना सनाउल्लाह साहब की बड़के हम सुनते रहते हैं लेकिन उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। फिर जब गिरफ्तारियाँ होती हैं तो इस तरह का मौक़िफ़ सामने आता है कि जी हुकूमत वाले इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह की बातों की आपको क्या समझ आती है? फिर हुकूमत ही फ्रंट पर आकर इस तरह की स्टेटमेंट्स देती है। अगर किसी का ये ख्याल है कि जी शहबाज शरीफ के पास या राना सनाउल्लाह के पास कोई इख्तियार नहीं है, तो कम से कम मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। जब से पंजाब और केपी से तहरीक इंसाफ वालों ने अपना ज़ाहिर असम्बली तहलील करके हुकूमत से बाहर आगे हुए हैं, इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक रिस्की फैसला था, मुश्किल फैसला था इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया। आप सिस्टम से पूरी तरह जो इस वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल गई है। उन्होंने अपने आप को अवाम के सामने पेश कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो आपको पता है कि जब भी इस तरह के मामलात ज़ेरे बहस आते हैं, जो दरपेश आते हैं, तो उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ फैसले होते हैं। अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए जल्दी इलेक्शन। दूसरी तरफ एग्जैक्टली इसके अपोजिट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीडीएम की बातों को वो इलेक्शन नहीं चाहिए, उनको इलेक्शन में थोड़ी देर चाहिए। जो हैं इस वक्त पीडीएम के पास है। अब जो बात है कि वो आर्गुमेंट मान भी लिया जाए, उनके पास कुछ नहीं है, उनका सपोर्ट बेस है, एक जो खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात हैं, वहाँ मिल रही है, जो सारे बयानियां, ये नैरेटिव मान भी लिया जाए, तो जाहिर है फिर एक हुकूमत तो वो फैसले करेंगे। आप देखें, आप इस्लामाबाद के आपको अदालत करना पड़ा, अदालत ने कहा इलेक्शन करवाने, लेकिन हुकूमत वक्त ने कहा कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी उनके जाके साथ बैठ गया। तो मुझे ये लग रहा है, मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो जेल भरो तहरीक है, इसके ऊपर जरूर मेरे ख्याल में अगर जुल्फी बुखारी साहब का कमेंट लेंगे, वो किस तरह जेल भरेंगे। एक तो बिल्कुल हुकूमत का एक आर्गूमेंट है कि जो अपनी सारी की सारी जो बेल पिटिशन है, इनकी बेल्स वापस ले लें और ऑटोमेटिकली पुलिस आके इनको अरेस्ट कर लेगी। अदरवाइज आपको कोई जुर्म करना पड़ेगा, तो फिर आप जो है आएंगे जुल्फी साहब, तो वो बुनियादी तौर पर ठीक है जी घुमन साहब, कम से कम वेरी जो है एक कॉम्प्लिकेटेड मूव है, क्योंकि माजी के अंदर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेना, जो जेल भरो तहरीक पाकिस्तान 1983 के अंदर एमपी ने चलाई, उस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। वो जो मार्शल लॉ था उसकी आपने खिलाफ वर्जी करनी तो आप जेल में चला जाया करते थे, आपको मार्शल लॉ वाले पकड़ लेते थे। अब तो अगर आपको कोई जुर्म करना है ना, तो आप जुर्म क्या करेंगे, अपनी ये बेल जो है ये कैंसिल करवाएंगे
लेकिन मुझे लग रहा है कि एक मुश्किल लंबी स्ट्रगल करनी पड़ेगी पीटीआई वालों को, और अच्छा है, उनको करनी चाहिए। वो अगर वो ये समझते हैं कि वो ये स्ट्रगल कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह इवॉल्व होती हैं, इस तरह बनती हैं, इसी तरह मजबूत ठीक है, होती हैं, तो ये काम करना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है घुमन साहब, मैं आपका ही सवाल जो आपने कहा था कि जुल्फी साहब इस पे कमेंट अगर करना चाहें, तो जुल्फी साहब आपने ख्वावर घुमन साहब को भी सुना, सीनियर तजियाकार हैं, हर खबर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़ा अच्छा इनका एनालिसिस होता है। तो जुल्फी साहब वाकई उनका सवाल घुमन साहब का कि फिर कैसे जेल भरेंगे, क्या सोचा है आप लोगों ने, और बाकी ये जो आपने जो असम्बलियाँ आप लोगों ने खुद ही तोड़ दी, ख़त्म कर दी, सिस्टम से बाहर निकल आए, तो आपको लगता है कि ये अच्छा फैसला था या मज़ीद मुश्किल में आ गए हैं? सिस्टम में रहते हुए जंग ज़्यादा आसान थी, अब ज़्यादा मुश्किल हो गई है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सिस्टम्स में रह के आपके पास ज़्यादा आप कह सकते हैं हार्बर आपको एक किस्म का मिलता है कि जो पंजाब और केपी थे वो हमारे सेफ जोन्स बन गए थे। जब गिरफ्तारी के को ख़तरा होता है फेडरल में, तो ज़ाहिर बात है केपी या पंजाब में, आप लाहौर में कई हमारे लीडर्स सेटल हो गए थे, तो उसमें कोई शक नहीं है कि आपको उस चीज़ की बेनिफिट ज़रूर मिलती है। लेकिन उसकी जो काउंटर आर्गुमेंट ये है कि आप एक सिस्टम का पार्ट कितनी देर तक रह सकते हैं, क्योंकि ये हर रोज़ आप देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक और मैशी हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। अब हमारे लिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये भी थिंकिंग है कि देखिए, हम तो सिस्टम में अगर बैठे रहें तो ये तो निज़ाम तो आराम से, ये इनको तो कोई शर्म उसकी चीज़ की है नहीं कि मुल्क में हो क्या रहा है, गरीब अवाम कैसे उनके मुश्किलात आ रही हैं। तो ज़ाहिर बात है वो कभी ना कभी उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट आपके सूबों पे भी आएगा या आ सकता था। और दूसरी बात ये थी कि हमें गवर्नमेंट नहीं खेलना था। हमने थोड़ी देर अरसे के लिए लिया कि हम अपनी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करें, और उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि ठीक है, वंस थिंग्स आर स्ट्रीमलाइंड, हमने डिसाइड किया कि आप अटैक उन पे ऊपर लेके जाएं। अटैक इन द सेंस के हम मुकम्मल तौर पे एक ही चीज़ चाहते हैं, हम ना गवर्नमेंट खेलना चाहते हैं प्रोविंस का और फेडरल का, हम एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और वो जल्दी हों, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी है इसमें। देखें, पॉलिटिकली हमें कोई, जैसे गमन साहब ने बोला है कि पॉलिटिकली हमें कोई नुकसान नहीं था, हम गवर्नमेंट्स में भी रह सकते थे, इनका ग्राफ दिन ब दिन नीचे जा रहा है, तो हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि हमारे फ़ायदा ही था। लेकिन बात यह था कि पाकिस्तान कहाँ फॉल करेगा इसमें। आप डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, IMF आपसे साइन नहीं कर रही, उनको पॉलिटिकल सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो चाह रही है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ साइन करें, कंसेंसस हो। यू डोंट नीड अ कंसेंसस अगर आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, यू डोंट नीड अ कंसेंसस अगर आपके पास पॉलिटिकल करेंसी हो कि आप वहीं होंगे या ये हुकूमत उतनी ताकतवर है कि उसको आगे चला सके। आपको सिर्फ कंसेंसस तब चाहिए होते हैं जब आपकी ज़बान या आपका साइन इज़ नॉट गुड इनफ। तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि आज वो हालात हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर ये हालात अगर चेंज होने हैं, वो सिर्फ इलेक्शंस के ज़रिए चेंज हो सकते हैं। और इलेक्शंस हम कॉल इलेक्शंस फेडरल के करें जब हम दोनों प्रोविंसेस में हमारी हुकूमत तो यू नो एज अ पार्टी एक डिसीजन था कि ये नहीं चल सकता ऐसे, और हमें अगर इलेक्शन नहीं है तो हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा। ठीक है, ख्वावर घुमन साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। इनके मुखालिफिन इसी जुमले को पकड़ के तज़हीक का निशाना बनाते हैं, बड़ा तमस्कुर उड़ाते हैं कि जी अब ये सड़कों की पार्टी बन के रह जाएगी, ये सिस्टम से निकल चुके हैं, असम्बलियों से निकल चुके हैं, इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं ये PDM की जानिब से, तमाम ये जो पार्टियाँ हुकूमत में इनकी जानिब से। मरियम साहिबा बड़ी मुतहरिक नज़र आती हैं, तो आप क्या देख रहे हैं आगे कि बाकी आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है, जिसने नो डाउट के वोटर्स का एतमाद भी किसी हद तक खोया और वोट बैंक भी इनका कमज़ोर हुआ, तो आपको लगता है कि आगे जाके मुस्लिम लीग नून अपना वोट बैंक मजबूत कर सकती है? उनका बयानिया कैसे देख रहे हैं आप आगे हालात को? देखिए, जो सबसे अहम सवाल है जिसके इर्द गिर्द बहस चल रही है वो ये कि क्या मुल्क के अंदर, खासतौर पर KP और पंजाब के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। आइन तो बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 105 पढ़ लें, आर्टिकल 218 पढ़ लें, आर्टिकल 224 पढ़ लें कि 90 दिन के अंदर अंदर गवर्नर साहब, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत वक्त को जो भी इंतजाम करने हैं, इंतजाम करके इलेक्शन करवाने हैं जब एक असम्बली की तहलील हो जाती है। अब ये जो अगर इस आइन से इनहराफ होना है, ये जो आर्टिकल्स हैं, तो उसके लिए आपको गैर मामूली जो है मुल्क के अंदर हालात वाक़यात चाहिए।
वो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अतराफ से जिस वक्त जो ज़ाहिर है एक सिक्योरिटी का कंसर्न है पाकिस्तान के अंदर, मुआशी हालात भी आपके सामने हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है ये इलेक्शन को डिले करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे और ऑलरेडी वो इसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। आज भी दोनों गवर्नर साहिबान की मुलाकात लाहौर हुई, केपी और पंजाब के अंदर, और वो उनके बयान से बड़ा वाज़ेह लग रहा है कि वो इलेक्शन के अंदर बिल्कुल अभी संजीदा नहीं है। आपने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका रवैया टुवर्ड्स पीटीआई वो भी एक बड़ा वाज़ेह है। बाकी ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कमिंग जो है वीक्स मंथ्स के अंदर अपने आप को रीग्रुप कर पाएगी अंडर द लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज शरीफ साहबा। वो ज़ाहिर है यही मकसद लेके आई हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी आपने देखा कि उन्होंने जलसे जुलूस शुरू कर दिए हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ घुमन साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये अभी मरियम साहिबा जितनी मुतहरिक नज़र आ रही हैं और अवामी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, जब भी जलसे किए जाते हैं, जब लोगों में जाया जाता है, अवाम में जाया जाता है, जमहूर में जाया जाता है, तो डेफिनेटली इलेक्शन फिर इसका मतलब है वो करीब देख रहे हैं, कितना डिले किया जा सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पर वो जो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इलेक्शन डिले उनकी जो एक तरजीह है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, भरपूर अंदाज से गवर्नमेंट के अंदर हैं और गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए इसके ऊपर वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर वो गैर मामूली आपको कुछ वाक़यात होते हुए नज़र आएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या उनको जाना चाहिए अवाम के अंदर, वो ज़ाहिर है नया ओहदा उनको मिला है, पार्टी की इस वक्त सबसे बड़ी लीडर हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी, उन्होंने रीऑर्गेनाइज करना है। तो वो साथ साथ में अगर जो है कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि इलेक्शन होना ही होना है तो उसके लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं। अगर ज़ाहिर है अगर मौजूदा असम्बलियाँ टाइम पूरा करती हैं नेशनल असम्बली की और केपी और पंजाब को उस वक्त तक वहाँ पर इलेक्शन डिले किया जाता है तो उनके पास वक्त है, टाइम है और ज़ाहिर है पार्टी के अंदर एक इस वक्त जो उनकी टूट फूट है उसको भी मैं जो एक उनका बयानिया है उसको भी उन्हें दोबारा बनाने की कोशिश करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि वी डोंट लिव इन अ नॉर्मल कंट्री, एक अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर वो आपको पता है जो आईन की स्कीम है वो उस तरह से चीजें चलती नहीं है ना। तो इलेक्शन अगर होते हैं तो जाहिर है पीटीआई को इस वक्त एक एडवांटेज है, वो जो उस एडवांटेज को पीटीआई को हासिल नहीं करने दिया जाएगा, कोशिश ये हो रही है। अब इस कोशिश में क्या जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है कामयाब होगा या नहीं, ये आइंदा आपको जो है 2-4 हफ्तों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, जुल्फी साहब की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे घुमन साहब, इन कोशिशों में कहीं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी है कि आपको होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल बना रहे हैं, वो टेस्टर्स चेक कर रहे हैं। आपने देखा फवाद चौधरी वो हो गया, उसके बाद आने वाला दिन के अंदर हो सकता है असद उमर की गिरफ्तारी हो जाए, फिर शाहमूद कुरैशी साहब को भी शायद पकड़ा जा सकता है। तो वो माहौल इस तरह का आहिस्ता आहिस्ता से बना रहे हैं और मेरे ख्याल में वो शायद इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करें लेकिन पार्टी के अंदर वो इस तरह के मामलात के अंदर उनको एंगेज रखेंगे। देखिए, इस वक्त देखा जाए तो तमाम लीडरशिप है पीटीआई की, वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर मौजूद हैं। हर सुबह उनका जो भी लीडर उठता है वो कभी कोई एक अदालत के अंदर पेश हो रहा है, दूसरा दूसरी के, तीसरा तीसरी के, वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर इस वक्त पूरी तरह वो इंगेज हैं। जिस तरह शुरू में अर्ज किया ना कि पीटीआई के लिए आने वाला जो वक्त है मुश्किल है, उनको एक ठीक है। आपको लगता है कि खान साहब को शायद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? ठीक है, नीचे जो लोग हैं जो ठीक है सीनियर्स हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। आगे भी कुछ लोगों के आप नाम ले रहे थे। जुल्फी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। तो गिरफ्तारियाँ जो अमल में आ रही हैं उससे क्या आप लोगों का मोराल डाउन हो रहा है और आपको लगता है कि गिरफ्तारियों से आपकी पार्टी मज़ीद मजबूत होगी, वोट बैंक ज़्यादा होगा या आगे आपकी पार्टी को कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, मैं इसमें जो गोमन साहब ने बोला मैं बिल्कुल उस पर अग्री करता हूँ, लेकिन उसमें से एक दो चीज़ें पहले मैं ऐड कर दूँ कि देखें जो खावर गोमन साहब ने बोला है कि हालात ऐसे, क्योंकि आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि ये किसी हाल में भी पंजाब के इलेक्शंस नहीं होने देंगे और उसकी वजह सिंपली ये है कि इस वक्त इलेक्टोरल वोट और पब्लिक सेंटिमेंट पीटीआई के साथ है, चाहे आप प्रो पीटीआई हो एंटी पीटीआई हो, ये एक वाज़ेह चीज़ है। और इलेक्शंस में अगर भरपूर मेजॉरिटी पीटीआई के पास आ जाए तो ज़ाहिर बात है 5 साल की आपकी हुकूमत आ जाती है पंजाब के अंदर, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, सीएम वगैरह। तो जब भी अगर अगस्त अक्टूबर जब भी जाके इलेक्शंस अगर अपनी पूरी टर्म भी पूरी कर लें तो वो जब इलेक्शंस होंगे तो पंजाब के तो एमपीएस बने हुए होंगे और पीटीआई की गवर्नमेंट हुई हुई होगी, तो वो कभी भी इतना फ्री हिट पीटीआई को दे नहीं पाएंगे। और उनको पता है कि मरियम नवाज साहिबा जितनी भी कोशिश करें
ये रैलीज़ की जो आप देख रहे हैं कई चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, जो कामयाब भी नहीं हो रही, और जहाँ तक कि वो अच्छे मूड में नज़र आ रही हैं, ये कर रही हैं बिकॉज वो पॉलिटिक्स से बड़ी कट ऑफ है, रियलिटी से बहुत ही कट ऑफ है, अपनी बबल में है। कुछ 6 महीने अभी इंग्लैंड गुजार के आई हैं, उसी शायद बबल में हो जो नवाज शरीफ साहब हैं वहाँ, तो वो अभी तक कट ऑफ है कि हो क्या रहा है। लेकिन आपके पास सिर्फ यही जा सकते हैं ना, वो क्रिकेट में कहते हैं यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग्स, यू आर एज गुड एज योर लास्ट इलेक्शन। आप दोनों बाई इलेक्शन निकाल के देखें, आपको उसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि पीटीआई की क्या स्टैंडिंग है, और मज़ीद वो बढ़ गई है बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस भी उम्मीद से भी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन जहाँ तक बात है गिरफ्तारियों की, और जहाँ तक जो आपने सवाल पूछा था, उसमें सिंपल सी बात ये है, और एंड ऑल्सो इसको आप ऐड करें कि हमने हुकूमतें क्यों छोड़ी पंजाब में और केपी में। देखें, जब आप हुकूमत में होते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान या हमारे साथ नहीं है, ये दुनिया में ऐसे होता है कि जो भी हुकूमत या जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है, उसकी जो पॉलिटिकल विंग है उस पर तवज्जो उतना नहीं दिया जाता, क्योंकि आपके जो मेन प्लेयर्स होते हैं वो चले जाते हैं गवर्नेंस के अंदर, और फिर वो पॉलिटिकल साइड के ऊपर इतना नहीं देख सकते। जैसे कि बाहर मुल्क में आप देखते हैं कि कंजर्वेटिव्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो फिर नए लोग यहाँ लगा देते हैं कि पार्टी उसके साथ साथ चले। जब हम गवर्नमेंट में होते हैं, जब हम गवर्नमेंट में नहीं होते, और ये एजिटेशन या अग्रेसिव पॉलिटिक्स, खान साहब आई थिंक मतलब इसमें बेस्ट हैं, इसमें पार्टी मोबिलाइजेशन हो जाती है, पार्टी फिर से जो हल्की सी टूट पड़ती है, जो लोग नाराज़ हैं या खफा हैं, ओहदे नहीं मिले या कोई कुर्सी नहीं मिली, तो वो फिर सारे वापस आपका एक पार्टी जुड़ जाती है, रीमोबिलाइज हो जाती है। और फिर जब आपके बड़े लीडर्स, कोई पॉपुलर लीडर्स में से कोई अरेस्ट हो, तो वो फर्दर मोबिलाइज हो जाती है, और उसमें जज्बा भी आ जाता है, उसमें वो टुगेदरनेस आप कह सकते हैं आ जाता है। तो वो एक पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी। कब तक आप ये मेंटेन कर सकते हैं, कब तक आप इसको आगे चला सकते हैं, मोबिलाइज रह सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं, बार बार कचहरियों में जाके या बेल लेना, ये एक लीडर का काम है, और उसमें खान साहब बेहतरीन है इस चीज़ में। जी ठीक है, दिखावर गुमन साहब, आपका लास्ट कमेंट। देखें, बहुत ही अच्छा हो अगर हमारे सियासतदान जो हैं वो आइन के ताबे जो सारे मामला आगे बढ़ाएं, और इसी में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जमहूरियत की रियासत की बेहतरी होगी, क्योंकि इस तरह के जो गैर आइनी इकदाम जो हम देख रहे हैं कि उठाए जा रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर जो सियासी इंतशार फैलेगा, और सियासी इंतशार फैलेगा तो ज़ाहिर है आपकी मईशत जिस दाने पे खड़ी हुई है, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट की खबरें, टेक्निकली आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं, और आने वाले दिनों के अंदर इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप इंतखाबात में जाएं, और एक अच्छा फ्रेश मैंडेट लेके जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैंडेट मिलता है वो आए, और जितने भी मुश्किल फैसले करने हैं इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर वो करें। बसूरत दीगर हाकम बदहन जो हालात वाक़यात हम अगर देखते हैं 1971 के अंदर हुए, स्टबर्ननेस थी, सारे लोग सारी जो अतराफ़ थी अपने अपने जगह पे बैठे हुए थे, कुछ नहीं होगा, और इवेंचुअली फिर एक बहुत बड़ी मुल्क के साथ ट्रेजिडी होगी। तो अल्लाह ना करे हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी इस वक्त ट्रेजिडी हो, क्योंकि अब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सिस्टम से बाहर है, अगर आप सिस्टम को उससे बाहर रखेंगे, फिर वो जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर जाहिर है वो सड़कों के ऊपर तो एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा। तो इस सारे के सारा जो रिएक्शन है इस वक्त, इसका वाहिद हल यही है कि आप आवाम को ऑप्शन दें। आइन यही कहता सवाल है गुमन साहब से कि अवाम की राय जो है उसी का हक है। अगर टाइम है टीम, जरा जुल्फी साहब, जी जल्दी से, जरा जुल्फी साहब आखिरी मिनट है जी, गुमन साहब से जुल्फी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी गुमन साहब क्विकली देखें, आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो एक ही इस तरीका नज़र आ रहा है कि जो गवर्नर केपी ने लिखा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो क्या आप कह रहे हैं कि ऐसा एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? मैंने भी ये टीवी पे बाय द वे 3-4 महीने पहले बोला था कि कैसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो क्या केपी और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जाएगी कि सिर्फ इलेक्शंस डिले कर, उस एक्सक्यूज़ को इस्तेमाल करके इलेक्शंस का डिले किए जाएँ? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत एक से ज़्यादा जो हैं अदालतों के फैसले मौजूद हैं। इस वक्त एक दहशतगर्दी का वाक़या आपका केपी के अंदर हो चुका हुआ, और ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर आपके अब खजाने के अंदर कितने पैसे रह गए हैं? आपको तो 2-3 हफ्तों की जो है एक्सपोर्ट को वो कवर कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर एक जो माहौल बना हुआ है वो ऐसा नज़र आ रहा है
कि हम तो ऑलरेडी वहां पे खड़े हैं। अगर यही सारा जो एक पटिशन वफाकी हुकूमत अलॉन्ग विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कहते हैं कि जी हमारे लिए नामुमकिन, हम नहीं करवा सकते, तो फिर आप ये चीज मत भूलें कि इलेक्शन जो है एट द एंड ऑफ डे इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने नहीं करवाने। जब इलेक्शन कमीशन कह देगा कि मैं नहीं करवा सकता, हुकूमत वक्त जिस तरह आपने देखा ना क्या हुआ पंजाब यहाँ पे फेडरल के अंदर, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर वाजे था कि इलेक्शन करवाएं। ये नहीं है कि छोटा सा शहर है, कितना बड़ा मुश्किल काम था, आपके बैलेट पेपर छपे हुए थे, सारी चीजें आपके पास थी, लेकिन जो हुकूमत वक्त ने कहा जी मुश्किल है, हम ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे ना साथ पास ऐसी चीजें नहीं है। उसके बाद कितना अर्सा हो गया, अभी चीजें पेंडिंग की पेंडिंग है। तो बुनियादी तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हालातों वाक़यात बन रहे हैं, पूरी कोशिश ये है कि इलेक्शन डिले हों। मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए, क्योंकि ये होगा इससे मुल्क के अंदर, मेरी अदना सी राय में, मुल्क के अंदर ज़्यादा खराबी पैदा होगी। इससे मुल्क के अंदर जो है कोई आपको कोई अच्छाई होती हुई नजर नहीं आएगी। अपने कानून ने फैसला करना है कि वो आप मुल्क को किस लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। खावर घुमन साहब, जुल्फी बुखारी साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।